डेमोक्रेसी में जनता शाही है। हिंदुस्तान के कानून ने हमें एम्पावर करने के लिए कई सारे लॉज, कई सारे एक्ट्स दे रखे हैं, लेकिन क्या हम उनका चुनाव करते हैं? क्या हम अपने इन राइट्स को, इन लॉज को, इसका भरपूर इस्तेमाल कर पा रहे हैं या अब तक गाफिल हैं अपने ही हुकूक से? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शाइस्ता इम्तियाज़ हैदर और आप तमाम का इस्तकबाल करती हूं प्रोग्राम लीगल एडवाइस में। हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच मौजूद है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मौजूद है, लेकिन इन फ्रीडम को एक्सप्रेस करने के लिए, इसे प्रैक्टिस करने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है वो है इंफॉर्मेशन। और हाँ, इसी इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए मदद करता है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। वो क्या है, किस तरह से इसे फाइल किया जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, जनता यानी अवामुन्नास किस तरह से इससे बेनिफिट्स हासिल कर सकती है, इन तमाम चीज़ों पर मज़ीद मालूमात देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शहर के जाने माने एक्टिविस्ट मिस्टर शैलेश गांधी सर। आइए उनका अपने स्टूडियो में इस्तकबाल करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो सर। नमस्कार। तो इससे पहले कि हम सर के ऊपर अपने क्वेश्चंस की बौछार करते, सर का एक तारुफ करवा देते हैं कि मिस्टर शैलेश गांधी इज़ अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर and a distinguished alumnus awardee of IIT Bombay. He sold his company to become an RTI activist. He was a part of the national RTI movement, which was involved in drafting the National Act. He was convener of the National Campaign for the People's Right to Information. He has used RTI and also trained many citizens and government officials in over 1,000 workshops to use it. The only RTI activist to have been chosen as a Central Information Commissioner. He disposed a record of over 20,000 cases in 3 years and 9 months and ensured that most cases were decided in less than 90 days. He gave many landmark decisions on RTI, apart from organizing the first digital paperless office in the Commission. He is passionately pursuing the cause of evolving ways for a time-bound justice delivery system and improving governance systems. Amongst many awards, he has been awarded by Nani Palkhiwala Civil Liberties Award and the MR Pai Award. He has published a book titled RTI Act Authentic Interpretation of the Statute and a paper critiquing Supreme Court judgments on RTI. सर, सबसे पहले तो हम आपके बहुत आभारी हैं और आपके बहुत ज़्यादा जो हैं शुक्रगुज़ार हैं कि आप यहाँ पर आए। और हम देख सकते हैं कि माशाल्लाह आप एक सीनियर हस्ती हैं, एक बुज़ुर्ग हस्ती हैं, लेकिन साथ ही साथ आप जो है हमारी जनता के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए जो है इनमें RTI जैसा जो हमारे पास एक्ट होता है, इसकी बेदारी के लिए आप यहाँ आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू कि मुझे मौका दिया RTI के बारे में कुछ जानकारी शेयर करने का। जी सर। जी सर। सर, इससे पहले कि हम आपके सामने हमारे सवालात रखें, हमारे नाज़रीन यानी हमारे व्यूअर्स को भी जो है हम अपने सवालात बता देते हैं। RTI है क्या और एक इंडियन सिटीजन को इससे क्या फ़ायदे हैं? अगर हमारे लीगल मसले सरकारी ऑफिसेज में कई अरसों से पड़े हुए हैं तो हम RTI का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? हाउ टू फाइल अ रिक्वेस्ट एंड वेयर टू फाइल। अगर किसी डिपार्टमेंट ने 30 दिन में जवाब नहीं दिया तो आम आदमी को स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए? क्या किसी गवर्नमेंट ऑफिस का CCTV फुटेज भी RTI से मांगा जा सकता है? क्या RTI फाइल करने वाला शख्स की आइडेंटिटी गुप्त होती है? क्या आपको लगता है कि RTI कमीशन की पावर्स को बढ़ाना चाहिए, जैसे पेनाल्टी पावर्स या सू मोटो इंक्वायरी? RTI के मिसयूज़ की भी बात होती है। आपके हिसाब से मिसयूज़ और जेन्युइन इंक्वायरी में क्या फ़र्क समझा जाए? आप जनता को कैसे कन्वेंस करेंगे कि RTI उनका हक है, फेवर नहीं? तो सर, सबसे पहले वी लिव इन अ डेमोक्रेसी एंड जिस तरह से हमने इंट्रोडक्शन में किया था, वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो हम जानना चाहते हैं कि बेसिकली RTI होता क्या है इन लेमैन टर्म्स, और एक इंडियन सिटीजन को इससे क्या फ़ायदा हासिल होता है? हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। जी। डेमोक्रेसी का क्लासिकल डेफिनेशन है रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। मगर आप सरकारी दफ्तर में जब साधारण इंसान जाता है तो उसको इस देश का रूलर के जैसे कोई रिस्पेक्ट नहीं देता है। अगर इक्वल ट्रीट किया तो भी बहुत बड़ी बात है। जी। साधारणतः भारतीय नागरिक जब किसी सरकारी दफ्तर में जाता है, बाहर निकलते वक्त उसको गुस्सा होता है, ह्यूमिलिएशन होता है।
जो होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसको प्रैक्टिकल तरह से कन्वर्ट करता है। ये माना गया है कि देश के नागरिक इसके रूलर्स हैं। अभी हम वोट करते हैं, वोट से हम रूलर्स चूज कर रहे हैं, बिल्कुल। खुद रूलर नहीं बनते हैं। 5 साल में एक बार आपको कोई पूछता है, उसके बाद कोई पूछता भी नहीं है जी। जबकि सूचना का अधिकार ये मानता है कि जो सरकार करती है, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं सरकार के, वो सब जनता के हैं, क्योंकि जनता मालिक है। यू ओन द इंफॉर्मेशन, जी। Yes. यू ओन द गवर्नमेंट ऑफिस। तो सूचना का अधिकार ये नहीं कहता है कि आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, किसको कवर करता है? ऑल गवर्नमेंट ऑफिस आर कवर्ड। ऑल्सो institutions that are substantially financed by the government are covered by RTI. यस। They are called public authorities. अच्छा, कहाँ पूछना सूचना के लिए? सूचना, पहले तो एक चीज समझ लें कि जो एग्जिस्ट करता है वो सूचना है, जो नहीं एग्जिस्ट करता है वो नहीं। जी। इट्स अ राइट टू इंफॉर्मेशन, नॉट अ राइट टू इंट्रोगेशन। अच्छा, ओके। इसमें क्या फर्क होता है? जैसे कि आप अगर कहें कि अगर मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगी तो मुझे ये जॉब मिलेगा या नहीं, तो कोई रिकॉर्ड पे नहीं लिखा है कि आप जॉब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अच्छा, जी। तो कहेगा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप कहेंगे ऐसा क्यों किया? जी, रिकॉर्ड पे जो है वो देना है सूचना के अधिकार में, रिकॉर्ड में जो नहीं है वो क्रिएट नहीं करना है। बिल्कुल। जाके पूछना नहीं है किसी से कि या ये कानून का मतलब क्या होता है। लोग ये गलतियां करते हैं ये मान के कि सब प्रश्न के जवाब मिलेंगे। जो फाइलों में है, बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है, तो दैट इज इंफॉर्मेशन, उस पर आप पूछ सकते हैं। सरकारी अस्पताल पे आप पूछ सकते हैं, सरकारी स्कूल्स पे आप पूछ सकते हैं, सरकार से एडेड स्कूल्स जो हैं जी। वो भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, उनको भी आप पूछ सकते हैं। और कानून इतना सरल बना दिया है कि कहाँ जाके सूचना मांगना, कोशिश करना ये चाहिए कि कौन सी अथॉरिटी के पास ये फाइल होने की संभावना है। संभावना, जी। कानून ये कहता है कि हर पब्लिक अथॉरिटी को हर लोकेशन पे एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रखना चाहिए, पीआईओ। पीआईओ। जी। तो एड्रेस करना है पीआईओ के नाम पे उस दफ्तर में, उस ऑफिस में। अगर पता ही नहीं चलता है तो आपको जो बेस्ट समझ में आता है वहां पे आप अप्लाई करिए उस एड्रेस पे। कानून ये कहता है कि अगर आपने गलत पब्लिक अथॉरिटी को अप्लाई किया तो वो आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि आप मालिक हो, आप शहंशाह हो, बादशाह या बेगम आप हैं। जी। हम हिंदी में लोकशाही का शब्द यूज करते हैं। जी, जी, लोकशाही का एक ही मतलब निकलता है, लोगों की शहंशाही। जी, जैसे हमने कहा जनता शाही। तो आप बादशाह हैं, आप बेगम हैं। हम्म, और हर इंसान को ये महसूस होना चाहिए कि उसको इक्वल ट्रीट करना चाहिए सरकारी दफ्तरों ने, और जो भी फाइलों में है, जो भी एग्जिस्ट करता है, वो उसको देना है आपको। जी, जी। सर, मुझे आप जो है ये बता दें, मेरे ऑडियंस को भी बता दें जो इनमें से मे बी शायद पहली दफ़ा इस चीज़ का नाम सुन रहे हैं, आरटीआई का। इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है? इससे हम कौन सी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं? आपने कहा कि इंसान को जो चाहिए वो मिलता है। जी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19(1)(a) में, मगर आप एक्सप्रेस क्या करेंगे? जब आप वोट करते हैं तब भी एक्सप्रेस करते हैं अपने आप, अपना एक राय एक्सप्रेस करते हैं कि भाई मुझे ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है। जी। अगर आपको पता ही नहीं है कि वो क्या हो रहा है जी। तो क्या मतलब है? जी, बिल्कुल। सरकार जो चाहे वो उतना ही बताया आपको। सरकारी तंत्र कैसे चलता है उसको अकाउंटेबल बनाने को, उससे जवाबदेही तय करने के लिए सरकारी फाइलों में क्या है वो आपको पता तो होना चाहिए। बिल्कुल। जी। जैसे मेरा मसला है, पेंशन का मसला हो गया, या आधार कार्ड का मसला है, या राशन कार्ड का, ऐसे सरकारी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स के लिए ही हम जा सकते हैं, या इसके अलावा भी जो है हम क्वेश्चन कर सकते हैं? ये डिसीजन कैसे हुआ, अच्छा, इसका प्रोसेस क्या था। अच्छा। फाइल नोटिंग्स सरकारी दफ्तरों में, फाइल्स में एक तरफ में जो कम्युनिकेशंस होते हैं, दूसरे तरफ ग्रीन पेज रखते हैं जिसमें नोटिंग्स कहते हैं। ओके। तो हर एक अमलदार ने अपना अभिप्राय देना है उसके बारे में, वो नोटिस भी आपको मिल सकते हैं। अच्छा। तो किस पे जवाबदेही है ये तय होता है। जैसे कई केसेस में पेंशन वगैरह में कोई लटका के रख देता है, जी, काम नहीं आगे बढ़ता है। जी। बहुत सिंपल टेक्निक एक है ये पूछने का कि
मेरे पेंशन के मैटर का प्रोग्रेस क्या हुआ उसकी फाइल का। अच्छा। मुझे ये बताएं कि किसने क्या निर्णय लिया और कब फॉरवर्ड किया, कब आया और कब फॉरवर्ड किया। अगर कोई पकड़ के बैठा है 2 महीना तो उस पर दबाव आता है। कई केसेस ऐसे हैं जहाँ पे पेंशन मिल जाती है, ये मिल जाता है, आधार कार्ड मिल जाता है, गलती होती है सरकार की तो वो मानती नहीं है। ओके, मीन्स अकाउंटेबल ठहराना। अकाउंटेबल ठहराना। यस। फाइल पे क्या है वो आप देख सकते हैं। सूचना का अधिकार ये नहीं कहता है कि आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसमें सिर्फ एक नेगेटिव लिस्ट है 10 एग्जम्पशंस का। अच्छा। 8(1) सेक्शन में 8(1)(a) to J, उसको छोड़ के बाकी सब सूचना आपको देनी है। आपको कारण देने की जरूरत नहीं कि आपको क्यों सूचना चाहिए। जी। वो क्यों सूचना चाहिए, कई सरकारी अफसर कहते हैं कि अरे ये तो हमें बताना चाहिए कि क्यों सूचना चाहिए। आप मालिक हो, जनता मालिक है। ये जनता मालिक सिर्फ पेपर पे रह गया। ये इसको आरटीआई इसको कन्वर्ट करता है एक्चुअल फील्ड पे। जी जी। जी। तो अब जिस तरह से आपने एक पेंशन का एग्जांपल ले लिया, तो हम देखते हैं कि आप ही ने कहा कि कई सालों तक जो है वो पेंशन क्लियर नहीं होती, वो ऐसे ही सरकारी दफ्तरों में कभी ये फाइल से वो फाइल में जो है बस घूमते रह जाती है। तो अब सवाल ये है कि हम आरटीआई का इस्तेमाल कैसे करें। हम जानते हैं एकदम लेमैन लेवल पे किस तरह से एक शख्स जो है बेसिक फ्रॉम द उसके स्टेप्स जानना चाहते हैं कि वो आरटीआई फाइल किस तरह से करे लेमैन लेवल। जी, क्योंकि आपने कहा जनता शाही है जी, तो फिर उस शाही या उस किंग को जो है वो पता होना चाहिए कि वो आखिर रूल करे तो कैसे करे। एक सोचना पड़ेगा इंसान को कि किस इंफॉर्मेशन से मुझे ये पुरवार कर सकता हूं मैं। जैसे पेंशन वगैरह की तो सिंपल चीज़ें हैं कि मेरा पेंशन की फाइल किस किस के पास गई और क्या क्या किया हर एक ने। अभी अगर किसी ने 2 महीना रख लिया तो उस पर दबाव आता है और आप कंप्लेन कर सकते हैं कि 2 महीना फाइल रख के बैठ गया। सही। कुछ निर्णय तो देना है, नहीं तो घूस के लिए वेट करते हैं। ये हमने देश भर में बना दिया है कि जवाब ही ना दो, जी, बस इधर ही उधर घुमाते रहेंगे। मैंने कुछ फाइल्स देखी थी जो 20-20 लेवल्स पे घूमती रहती थी, जिसको मैं मेरे डिसीजंस में लिखता था कि दिस इज पासिंग द पेपर गेम। जी। तो अगर ऐसा होता है तो आप उसको बाहर ला सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफिसर पे भी दबाव आता है कि वो लॉजिकली काम करे, कानून के हिसाब से काम करे, कानून के बगैर ना काम करे। ये एक तरह से हैरेसमेंट नहीं हो गया? जो बेचारा अगर कोई फाइल कर रहा है, एक पेंशन का एग्जांपल ले ले, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा हैरेसमेंट हो गया कि बस अंदर ही अंदर वो फाइल घूमे जा रही है। नहीं, वही जब बाहर आता है जी, तो इसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है किसी के लिए। ये कहना कि मैं 2 महीना फाइल रखे बैठूंगा, क्यों भाई? वो जवाबदेही तो आएगी। भ्रष्ट ऑफिसर को भी ये बताना पड़ेगा कि क्यों 2 महीना उसने रखा फाइल। बिल्कुल। और उस पर एक्शन लिया जा सकता है काम नहीं करने के लिए। जी सर, एक बहुत ही बेसिक सा आपसे क्वेश्चन जानना चाहेंगे हम एज अ लेमैन कि हमने कई दफ़ा देखा है कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हमने जो है सही देने के बावजूद भी पता चलता है कि हमारे आधार कार्ड में या हमारे राशन कार्ड में या हमारे पासपोर्ट में या हमारे ड्राइविंग लाइसेंस में या हमारे किसी ऐसे दस्तावेज़ में हमारा नाम गलत आ रहा है, और ये तो हमारी गलती नहीं है, इस सामने वाले की गलती है। तो क्या उस ऑफिसर पे हम उससे क्वेश्चन कर सकते हैं? या क्योंकि अक्सर बार हमें कहा जाता है कि आप जाके अपना नाम बदलवाइए। आप मांगिए, आप पूरी फाइल की कॉपी मांग सकते हैं आपकी। अच्छा, तो उसमें से ट्रेस कर सकते हैं कि भाई किसने गलती की। ओके, ये हम करवा सकते हैं बिकॉज आपको पता चलता है कि किसने गलती की। जी। या आप कह सकते हैं प्रोग्रेस मेरा, तो किसने चेंज कर दिया। ज़ेरॉक्स कॉपीज मांग सकते हैं पूरे फाइल की फाइल। जी, क्योंकि ये तो जो एरर है ये तो हमारी तरफ से है नहीं, हमने तो सारे डॉक्यूमेंट सही रखे थे। अब जब वहां से रिजल्ट आया है उसमें एरर है और उसके लिए भी हमें ही परेशान होना है। एक केस जो मेरे सामने आया था, एक महिला थी, उसकी साड़ी पे पैचेस लगे थे। अच्छा, ओके। तो दिखाई देता था कि बहुत ही गरीब घर की है। जी। उसका लड़का साथ में आया था। वो महिला तो पढ़ नहीं लिख सकती थी, उसका लड़का भी मजदूर था कहीं पे। अच्छा। तो उसकी भी बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी। तो उन्होंने यही मांगा था कि मेरा प्रोग्रेस क्या है, और नहीं दिया था। मैंने पीआईओ से कहा कि देखो इसका पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है। 20 साल तक वो महिला घूम रही थी। 20 साल? उसका हस्बैंड
गुजर गया था, तो 20 साल तक वो बेचारी ऐसे ही किसी की पूछ के कुछ चिट्ठी भिजवाते ही जी। कुछ होता नहीं। तो मैंने पीआईओ से कहा, मैंने कहा मैं तुम्हें पेनल्टी लगाऊंगा इसकी सूचना नहीं देने की वजह से। मगर उसने कहा नहीं सर मत पेनल्टी लगाइए, हम इसका पेंशन तुरंत कर देंगे। तो ऐसे बहुत काम हुए हैं लोगों के। जी। और उससे बड़ी बात है, वो काम होना छोटी बात है, बड़ी बात यह है कि सरकार पे एक नियंत्रण आता है, अकाउंटेबिलिटी बनती है। अकाउंटेबिलिटी जो है नहीं, जी। डेमोक्रेसी एम्पावर करती है मगर ये एम्पावरमेंट है ही नहीं। जी। ये सूचना का अधिकार एम्पावर करता है आपको ये महसूस करने को कि आप राजा या रानी हैं, बिल्कुल, बादशाह या बेगम हैं। जी। जी। तो अब ये जानना चाहते हैं कि जब एक शख्स आरटीआई फाइल करता है तो कितने दिन में उसे रिस्पांस आना चाहिए, इसकी मिनिमम मुद्दत क्या होती है? कानून ने लिखा है कि 30 दिन के अंदर आपको रिस्पांस मिलना चाहिए। जी। अगर गलत डिपार्टमेंट में आपने फाइल कर दिया, मान लीजिए इन्फॉर्मेशन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है, आपने पुलिस में फाइल कर दिया, तो अच्छा। कानून ये कहता है कि वो आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। कानून ये कहता है कि उसको राइट डिपार्टमेंट में पीआईओ को भेजना चाहिए और आपको बताना चाहिए। अच्छा, तो डिपार्टमेंट पीआईओ में भेजेगा, हाँ, जहाँ पे हमने गलती से जो है फाइल कर दिया, जिसके पास है वो। यस, ओके। तो वो जिम्मेदारी भी उसकी होती है, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें ये करना चाहिए, वो कोशिश करना चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट में ये इंफॉर्मेशन होगी और उसी को एड्रेस करना चाहिए। जी। मगर आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि पीआईओ का नाम क्या है। अच्छा। हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी हैज टू हैव अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ओके। ओके। तो आप पीआईओ फलाने ऑफिस फलाने दफ्तर, उसका एड्रेस आप जान लीजिए, स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं या खुद जाके डुप्लीकेट के साथ उस ऑफिस में उसको दर्ज करा सकते हैं और 30 दिन के अंदर सूचना देनी है। अगर सूचना नहीं दी 30 दिन के अंदर विदाउट रीजनेबल कॉज, तो पीआईओ पे पर्सनल पेनल्टी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। भारत देश में ऐसा कोई कानून नहीं था कि जिसके वजह से नागरिक गवर्नमेंट ऑफिसर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सके, जी, पीनलाइज कर सके। ये कानून कहता है कि 250 रुपये प्रतिदिन, मैक्सिमम 25,000 रुपये तक की पेनल्टी कमीशन लगा सकता है पीआईओ पे। जैसे मैं जब कमिश्नर था तो मैंने 520 अफसरों को पेनल्टी लगाई थी। ओह, ओके। और ऐसे और तो पेनल्टी का भी डर रहता है पीआईओ को। जी। जी। जब आप किसी को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं, जब आप उसको बता रहे हैं कि भाई तुम्हारी ये जिम्मेदारी और तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो, फरार कर रहे हो, तब फिर तो आपकी पेनाल्टी बनती है। साथ ही ऐसा कुछ हो सकता है कि इसके अंदर जो है आप अपने मेंटल हरासमेंट और जो भी आपकी इतनी एक्टिविटी हो रही है उसके हिसाब से पेनल्टीज लगती हैं या किस हिसाब से? इन थियोरी वो है, कॉम्पेंसेशन देने का कमीशन को अधिकार है। अच्छा। बट मेंटल टॉर्चर वगैरह के लिए तो नॉर्मली नहीं पेनल्टी लगाते अनलेस एक्सट्रीम केस हुआ। अच्छा। बट मेरे पास अगेन एक केस आया था, कोई गरीब आदमी था जिसने किसी अस्पताल से पूछा, हेल्थ डिपार्टमेंट से पूछा था कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, क्योंकि मुझे अर्जेंट ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत है। जवाब नहीं दिया टाइम में, तो उसको 80,000 रुपये का खर्च करना पड़ा। उसने मांग भी करके 80,000 रुपये भरे और ऑपरेशन करवाया, मगर वो ऑपरेशन लेट होने की वजह से उसको पैरालिटिक अटैक आ गया। ओह, ओके। जब ये मुद्दा मेरे सामने आया है तो मैंने 50,000 रुपये का कॉम्पेंसेशन दिलवाया। लाखों रुपए के कॉम्पेंसेशन भी थियोरेटिकली दिए जा सकते हैं, बट बहुत सोच के करते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर लाइन लग जाएगी उन लोगों की जो कॉम्पेंसेशन ही चाहते हैं। जी, जी, बिल्कुल। जी। तो यानी कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे हम विद इन 30 डेज के पीरियड से भी पहले जो है इसकी अकाउंटेबिलिटी उनसे ठहरवा सकते हैं। सही बात है। जैसे राशन में ये कई बार होता था कि राशनिंग कार्ड के बारे में कुछ पूछते थे और जवाब नहीं देते थे, तो ऐसी केसेस में मैं उनको कितना राशन नहीं मिला उन्हें, उतने पीरियड के लिए कॉम्पेंसेशन दिलवाता था आरटीआई यूज़र को। बट कॉम्पेंसेशन के टारगेट पे नहीं जाना चाहिए, सूचना मिलना चाहिए, कानून चलना चाहिए। जी, क्योंकि जी। कुछ लोग कॉम्पेंसेशन पे ही फोकस करते हैं, जो गलत है। जी, जी, जी। सर, हमें ये बताइए, हमारे नाज़रीन को भी ये बताइएगा कि ये जो आरटीआई हमारे पास ये हक जो दिया गया है, क्या ये इससे हमारी आम जनता भी इसको फाइल करती है या सिर्फ कोई पढ़ा लिखा जैसे एडवोकेट हो गए या जर्नलिस्ट हो गए, यही लोग हैं जो कि इस एक्ट से फ़ायदा उठा रहे हैं, बाकी हमारी पब्लिक नहीं उठा रही है? ऐसा कुछ आपके सामने आया हो? नहीं, बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं।
जी। अनपढ़ तो बेचारा नहीं कर सकता है यूजुअली, वो किसी की मदद दे के करवा लेता है। मैं एक जानता हूँ, एक इलेक्ट्रिशियन है दिल्ली में, अच्छा। जिसने आरटीआई सीखा समझा और वो उसके गांव में इसका फैलाव करने जाता है खुद के पैसे से। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन है ये? हाँ, ओके। नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन है जो घर घर में जाके वायरिंग ठीक करता है वगैरह। जी। वो भी इसका काफ़ी इस्तेमाल करता है, दिनेश करके मेरे ख्याल से नाम था उसका। तो बहुत जगहों पे नागरिकों ने ये अपने सिर पे ले लिया है। जी। दे हैव एडॉप्टेड द लॉ, दे हैव ओन्ड द लॉ। बिल्कुल। पीपल लाइक मी हैव ओन्ड द लॉ कि ये कानून ठीक हो जाए, ठीक से चले तो लोकशाही का मीनिंगफुल होगा कुछ। जी। Means in order to protect the democracy, they have taken the responsibility on their own shoulders. एंड दे हैव सीन दैट इसका पोटेंशियल है। Yes. ये पूरा पोटेंशियल रियलाइज नहीं हुआ है वेरियस कारणों की वजह से, क्योंकि जिसके पास पावर है वो पावर रिलीज नहीं करना चाहता है। जी। तो ये कश्मकश तो चलती रहेगी, मगर 5-10 साल में हम लोग उम्मीद करते हैं कि आरटीआई इतना पावरफुल टूल हो जाएगा जो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी लेगा। जी। जी। आपने इस प्रोजेक्ट पे सैंक्शन किया, कैसे सैंक्शन किया बताइए? जी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे। जी, हमने अभी रिसेंट्स में भी देखा है कि लाइक अभी जो है लोग मीडिया का सहारा लेकर भी, सोशल मीडिया का सहारा लेकर भी जो है फॉरेन ट्वीट की एक लिंक लेते हैं और उनसे जो अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं, उनसे भी जो है पूछते हैं कि भाई ये काम हमारा क्यों नहीं हुआ। मेरे खुद का ही एक केस था, ये मैं कमिश्नर बना उसके पहले का। क्राफर्ड मार्केट को प्राइवेटाइज कर रहे थे। अच्छा। बीएमसी। जी। प्रपोजल सैंक्शन हो गया था, बिल्डर तय हो गया था। मैंने पूछा कि मुझे इसका हिसाब बताइए, क्या हिसाब से है, और उसको एनालाइज किया तो समझ में आया कि जो क्राफर्ड मार्केट में दुकानदार हैं वो एक्चुअली लाइसेंस होल्डर्स हैं, दुकानें उनकी नहीं है ओनरशिप की। अच्छा। और जो प्रपोजल सैंक्शन हुआ था उसमें बीएमसी को 65 करोड़ के फ्री कंस्ट्रक्शन मिलने वाला था। अच्छा। और 1000 करोड़ के ऊपर का मुनाफा बिल्डर एंड हॉकर्स को होने वाला था। ओके। तो इस पे फिर थोड़ी कोशिश की, लोगों में बात फैलाई तो वो रोक दिया गया। अच्छा। 12-15 साल पहले की बात है ये। और ऐसे कई जगह पे रोके गए हैं, जी। कई भ्रष्टाचार के एक्सपोजर्स हुए हैं। जी। जी। आरटीआई के साथ। जी सर, इसी बात से एक और हमारा कॉमन सा क्वेश्चन, अगर किसी फर्द को, किसी शख्स को जो है वो एक बिल्डिंग में रह रहा है, पुरानी सी है, टेनेंट है, जो भी है, और उसको फौरन किसी नोटिस मिल जाता है, तो ऐसे नोटिस के भी आप आरटीआई के एक्ट के तहत जाके पूछ सकते हैं कि भाई ये नोटिस किस बात का है? किस बात का, ऐसे नहीं पूछें। अच्छा। इसके संबंध में जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, फाइल नोटिंग्स है, वो दीजिए। अच्छा, तो इस मामले में कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कैसे हो गया, क्यों कर दिया, ये सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे। जी। अच्छा। एक सवाल ये उठता है कि जब हम आरटीआई फाइल करते हैं तो व्हाट आर द काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन एक्वायर फ्रॉम इट? एवरीथिंग एक्सेप्ट व्हाट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 8(1)(10) क्लॉजेस। 8(1) सेक्शन है जो मेंशन करता है कि क्या इंफॉर्मेशन एग्जम्प्ट है। व्हाट आर द एग्जम्पशंस? फॉर एग्जांपल 8(1)(a) exempts information that may affect India's sovereignty or economic crisis. 8(1)(b) omits things that have been barred by courts. Sub judice होना is no exemption. कई लोग कहते हैं सब जुडिस है इसके लिए एग्जाम कर दिए, नहीं जी। कानून ये कहता है कि जो कोर्ट के स्पेसिफिक ऑर्डर है कि ये इंफॉर्मेशन नहीं देने की, उसको बात करके सब इंफॉर्मेशन देना है। फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जो फॉर एग्जांपल कोको कोला, अगर आप एफडीए को पूछेंगे कि कोको कोला का फॉर्मुलेशन मुझे दे दो, जी, अगर वो फॉर्मुलेशन दिया तो कोको कोला को बड़ा नुकसान हो जाएगा। जी। तो इस तरह का कमर्शियल कॉन्फिडेंस जो किसी को हर्ट करेगा, कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट को, वो बैंड है। फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप में अगर आप सरकारी अस्पताल में गए, आपका इलाज हुआ, तो आपने इंफॉर्मेशन आपके बॉडी की दी सरकारी दफ्तर को, बिल्कुल, दैट इज कंसिडर्ड फाइड्यूशियरी रिलेशनशिप, तो वो नहीं देना है। वैसे ही पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी की भी नहीं, ठहरिए जी, कानून ने क्या कहा है? पर्सनल इंफॉर्मेशन विच इज नॉट रिलेटेड टू पब्लिक एक्टिविटी और विच वुड कंस्टिट्यूट अनवारंटेड इन्वेजन ऑन द प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल, उसको मना करना है। अच्छा। अब मगर विचित्रता ये हो गई कि प्राइवेसी क्या, ये किसी को पता ही नहीं है जी। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया पुट्टस्वामी जजमेंट में कि प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट।
मगर 550 पन्नों का आप जजमेंट पढ़ें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि प्राइवेसी किसको कहना है। जी। और इस प्रोविजन को एक प्रोवाइजो दिया गया, ओनली फॉर दिस, provided information that shall not be denied to parliament or state legislature shall not be denied to any person. तो जिसको मना करना है 99% of documents or papers in government are a public activity, are the outcome of a public activity. Yes. वैसे ही प्राइवेसी को मेरे हिसाब से आर्टिकल 19(2) को लेके डिसेंसी और मोरालिटी जहाँ पे वायलेट हो उसको नहीं देना चाहिए। समझो न्यूड फोटोग्राफ है, किसी का पर्सनल कुछ ऐसा है जी, वो नहीं देना चाहिए, बाकी सब कुछ प्राइवेसी में नहीं आना चाहिए। सर इसी तरह जैसे आप बता रहे हैं कि जितना भी पेपर में है वो सब कुछ जनता को पता होना चाहिए ऑलमोस्ट। रास्ता एग्जिस्ट करता है जी, तो आप कह सकते हैं मुझे ये रास्ता इंस्पेक्ट करना है। अगर आप पूछेंगे बीएमसी से कि कितने पॉटहोल्स हैं तो वो कहेगी हमारे कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो आप कह सकते हैं हमें इंस्पेक्ट करना है ये रास्ता आपके साथ, और फोटो ले सकते हैं, यू कैन क्रिएट अ रिकॉर्ड। अच्छा। एक कृष्णा गुप्ता करके मीरा भाईंदर के एक्टिविस्ट हैं, यंग है बड़े, उन्होंने पब्लिक हॉस्पिटल को इंस्पेक्ट किया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को। ओके। और पाया कि कुछ कॉस्टली इक्विपमेंट जो वहाँ होने चाहिए थे नहीं थे, कुछ इक्विपमेंट खोले ही नहीं गए थे। ओके जी। तो इससे बदलाव आया फिर। जी जी, यानी अगर हम जो हैं इसमें पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं, अगर हमें अपनी फिक्र है तो हम जो है अपने पावर को अपने हाथ में रख के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से कहा, ये पावर देता है जनता को। जी। ये कानून का वो दम है। जी। और कुछ पीआईओज नहीं देते हैं, कुछ देते हैं, कुछ कमिश्नर्स ठीक नहीं काम करते, ये सब तकलीफें हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि सब परफेक्ट चल रहा है, मगर उस दिशा में ले जाने को जनता को कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी। जी जी, अगर आपको तकलीफ है तो आपको ही इसके लिए आवाज़ भी उठानी है और आपको ही जवाब भी मांगना है। मेरा एक स्लोगन है जो मेरे नॉर्मली सब ईमेल्स में जाता है, मेरा भारत महान नहीं है पर ये दोष मेरा है। जी जी, जी। काफ़ी गहरी बात है। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि मिसाल के तौर पे इफ़ आई एम हेल्डिंग अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट एज अकाउंटेबल, तो क्या एक तो ये बन जाता है कि मैं कहीं ना कहीं उनसे जो है दुश्मनी मोल लेने के लिए कहीं वो मुझे आगे आके हैरेस करे, तो इस पूरे सिचुएशन में जो है क्या मेरी आइडेंटिटी को गुप्त रखा जा सकता है? एक तरीका है, लोग कहते हैं हमारी आइडेंटिटी गुप्त रखो, अभी आपका एड्रेस नहीं होगा तो सूचना कहाँ दी जाएगी। तो एक तरीका है कि आप पोस्ट बॉक्स ले सकते हैं और पोस्ट बॉक्स नंबर पे आप सूचना मंगा सकते हैं। एप्लीकेशन आपकी वो होगी कि फलाना फलाना पोस्ट बॉक्स नंबर सो एंड सो, ये पोस्ट ऑफिस। जी। दूसरा एक तरीका लोग इस्तेमाल करते हैं जब इस तरह के मामले होते हैं, दूसरे शहर से किसी को बोलते हैं आरटीआई करने, और दूसरे स्टेट से भी करवाते हैं आरटीआई, ताकि जो आदमी। और तीसरा एक तरीका है 10 एप्लीकेशन साथ में करने का, 10 लोग मिलकर एप्लीकेशन करते हैं, तो एक आदमी को कोई टारगेट कर सकता है, 10 लोगों को करना मुश्किल हो जाता है। ये 2-3 टेक्निक्स यूज होती हैं। जी जी। और सर पेपर्स के अलावा क्या सीसीटीवी फुटेजेस भी जो है मांगी जा सकती है आजकल के इसमें? एब्सोल्युटली इंक्लूडेड, और देना चाहिए। कई जगह मना कर रहे हैं, मेरे हिसाब से कानून के विरुद्ध है वो। अच्छा, तो यानी अगर हम जानना चाहें कि यहाँ पर जो था सीसीटीवी फुटेज था और हमें देखना है, तो हम इसके लिए भी कह सकते हैं देना चाहिए। कानून ने ये कहा है कि देना चाहिए। लोग इलीगली मना कर रहे हैं, एंड सब जो जिनके हाथ में पावर है जी, उनको नॉर्मली सबको आरटीआई ये लगता है कि मेरे बारे में नहीं कुछ ज़रूरत है, सबको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बिल्कुल पारदर्शी आपको होना चाहिए, मुझे ज़रूरत नहीं है। जी। तो वो कुछ नेगेटिव फोर्सेस भी हैं, काम करते हैं, बट कानून बहुत क्लियर ही कहता है कि सीसीटीवी फुटेज देना चाहिए, वो पब्लिक है और उसको देना ही चाहिए। जी बिल्कुल। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन, क्या आपको लगता है कि आरटीआई कमीशन की पावर्स को बढ़ा देना चाहिए, और जैसे पेनल्टी पावर्स या सुओ मोटो इंक्वायरी? नहीं, मेरे हिसाब से पावर्स इनफ हैं। ओके। फिर वो तो हर एक कहता है मुझे और पावर चाहिए, और पावर चाहिए, वो पावर गेम है। पावर्स इनफ हैं, मगर एक हकीकत है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, ह्यूमन राइट्स कमिश्नर्स, विमेंस कमिश्नर्स, चिल्ड्रंस कमीशंस, लोक आयोग,
ये सब आर्बिट्रेरीली सिलेक्ट होते हैं. अच्छा जी. देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन देयर सिलेक्शन प्रोसेस, जिसको हमें चेंज करना चाहिए. करप्शन क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम चेक नहीं कर पा रहे हैं. कई देशों में, पाश्चात्य देशों में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में विजिलेंस डिपार्टमेंट्स नहीं होते हैं. हमारे यहाँ हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है, वो काम नहीं करता है. तो कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो लगा दो, वो भी काम नहीं करता है. फिर कहा है उसके ऊपर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लगा दो, उससे भी नहीं होता कुछ फर्क. उसके ऊपर सीवीसी लगा दिया, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और वो इनफ नहीं था तो अभी लोकपाल आ गया जी. लोकपाल सेंटर में बैठ के 30 करोड़ के ऊपर का धुआं उड़ा रहा है हर साल. वो क्या काम करता है किसी को पता ही नहीं है. जी. तो इन कमिश्नर्स की इन पोजीशंस के लिए सिलेक्शन ट्रांसपेरेंट तरह से होना चाहिए. अकाउंटेबिलिटी उनकी भी होनी चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रही है. जनता को खड़े होकर मांगना चाहिए वो अकाउंटेबिलिटी. ऐसे सब बॉडी. जी 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 सर, हो सकता है हमारा ये शो देखकर भी और हमारी ये बात सुनकर भी लोग जो हैं अब अपने राइट्स के बारे में थोड़े से विजिलेंसी जो है इनके अंदर भी आएगी, और आगे जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको भी ये खबर नहीं होगी कि हमारे सामने जो आया है या आई है वो एक आम पब्लिक है या फिर एक छुपा हुआ आरटीआई एक्टिविस्ट. तो इस तरीके से लोगों को जो है एम्पावर्ड होना चाहिए. मेरे हिसाब से उनको ये मानना चाहिए कि ये बादशाह या बेगम है. जी. ओके सर, इसी से जुड़ा हुआ हमारा सवाल कि अगर इतना पावर आ जाए, जैसे आपने कहा बादशाह या बेगम, अगर इतना पावर आ जाए तो हो सकता है इसका मिसयूज़ भी हो. तो किस तरीके से आप कहेंगे कि कोई इंसान जो है वो एक एक्टिविस्ट बनकर जो है अपने पावर का मिसयूज़ नहीं कर रहा है, ये वाकई ने इंक्वायरी कर रहा है? दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिसको कोई मिसयूज नहीं करेगा. अच्छा. विमेंस के लिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए, एट्रोसिटीज अगेंस्ट कास्ट के लिए, हर एक कानून का मिसयूज भी होता है. आईपीसी का मिसयूज, एक आदमी अपने आप को छुरा मार के कहता है मेरे को इसने छुरा मार दिया, जी. तो ये मिसयूज का 100% एलिमिनेट करना तो कठिन है. जी. मगर मिसयूज का एक ही तरीका मैं समझता हूँ जिसको मैं मिसयूज कहता हूँ. कुछ लोग हजार एप्लीकेशन लगा देते हैं. अच्छा. जो मिसयूज है, दैट इज ओवरवेलमिंग द सिस्टम, कि वो सिस्टम को आप एकदम दबा रहे हैं अपना काम निकालने के लिए, वो मिसयूज है. कुछ लोग कहते हैं ब्लैकमेलिंग होती है, ऐसे मिसयूज होता है. शांति से जब मैं सोचता हूँ ब्लैकमेलिंग कब हो सकती है, मुझे आके कोई ब्लैकमेल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है. अगर मैंने कुछ गलत काम किया है जो उजागर होता है इंफॉर्मेशन के दौर पे, और उसको कोई मिसयूज करके ब्लैकमेल करता है, उसको बड़ा मिसयूज कहा जाता है. और ये कुछ लोग हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं इसको दूसरी तरह से सोचता हूँ कि व्यवस्था का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गलत काम ना हो. वो हो नहीं रहा है. बिल्कुल. जब कुछ गलत काम उजागर करता है कोई, तो वो उसको ब्लैकमेल कर सकता है. जी. तो एक ऐसा समाज है, एक ऐसा देश है जहाँ पे हमें गलत काम की तरफ तकलीफ नहीं है. कोई चोरी कर रहा है उससे दिक्कत नहीं है, और चोर के जेब में कोई पिक पॉकेट कर रहा है उसमें ज़्यादा तकलीफ है. जी. हमारी जो अर्जी है, हमारी जो हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं, उसी को जो है बहुत जेन्युइन नज़र आना चाहिए. कितने शब्दों की होनी चाहिए एटलीस्ट या मैक्सिमम? कुछ स्टेट्स ने रूल्स बनाए हैं 150 शब्दों तक लिमिट करते हुए आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, एंड मेरे हिसाब से इट इज एडिक्वेट. आप जो है 150 वर्ड्स में जो है अपनी एप्लीकेशन या आपकी जो जेन्युइन आपका जो तकलीफ है आप वो बोल रहे हैं, किसको आप एड्रेस कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, ये इतने शब्दों में हो सकता है. और कुछ टाइम पे सिस्टम बदलने को आपको दूसरी एप्लीकेशन करनी पड़े हो सकता है. ओके. जी. मेरा सबसे इंटरेक्शन पहले आरटीआई से हुआ बम्बई में, जब महाराष्ट्र का एक्ट था. तो मुझे किसी ने कहा कि पुलिस ट्रांसफर्स में बहुत घपले हैं, ओके. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है. तो मैंने पहली आरटीआई जो मेरी की वो ये थी कि मुझे मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएज ने जो रिकमेंडेशन दिए हैं पुलिस ट्रांसफर्स के लिए, उनके नाम चाहिए और केसेस चाहिए. वो डिनाई कर दिया पीआईओ ने, अर्ली डेज थे. मैंने दूसरा एक लगाया, उसी जवाब पे बेस करके तीसरा लगाया, चौथा लगाया. 6 महीने के अंदर उस वक्त पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बंद हो गया. It's a big achievement. It's a big achievement. The achievement is of RTI. जी.
एंड स्पेशली यू एज वेल, बिकॉज आपको जो था, आपको पता था कि मुझे ये काम करवा कर लेना है, तो आपने आपकी वो काम लगन को करवा सलाम है। एग्जैक्टली। ऐसे ही, और ये लगन के लिए कोई बड़ा खर्चा नहीं है। 10 रुपए की आरटी एप्लीकेशन लगती है ओके। एंड पर पेज 2 रुपए चार्ज होता है। कहाँ मिलती है सर ये आरटीआई एप्लीकेशंस के लिए? हम कहाँ से इसे ले सकते हैं? कोई भी सादा पेपर आपकी आरटी एप्लीकेशन बन सकता है। अच्छा, महाराष्ट्र में स्टैंप वगैरह कुछ नहीं? हाँ, अभी महाराष्ट्र में 10 रुपए भरने के लिए या तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर आप जोड़िए, ओके, नेम इन इज अकाउंट्स ऑफिसर और सो एंड सो डिपार्टमेंट, या 10 रुपए की कोर्ट फी स्टैंप लगा दीजिए। जी। मगर सब स्टेट्स में कोर्ट फी स्टैम्प नहीं एक्सेप्ट होती है। ओके, हर एक स्टेट के अपने अपने रूल्स हैं, वो देखना पड़ता है। बट साधारणतः 10 रुपये मोस्ट जगहों पे है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई फॉर्मेट नहीं है, तो आप चिट्ठी के जैसे लिख सकते हैं, एप्लीकेशन आरटीआई एप्लीकेशन, खुद का नाम, एड्रेस दिया, कौन से पीरियड का सूचना चाहिए और कैसे सूचना चाहिए आपको। जी। अब लास्ट में बस यही सवाल है कि आरटीआई एक्ट आने के बाद किस तरह से हिंदुस्तान के नागरिक की उसकी लाइफ में और जो अब पूरे प्रोसेस होता है इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, और किस तरह से आप जो है खुसूसन जवानों को मोटिवेट करना चाहोगे कि इसके बारे में पढ़े और कि ये जाने कि आरटीआई उनका हक है, इसका इस्तेमाल करना, इट इज़ देयर राइट, नॉट अ फेवर। यस, नॉट अ फेवर। वो तो फंडामेंटल ये चीज़ समझ ली आपने कि मेरी ओनरशिप है, इंफॉर्मेशन इज माय ओनरशिप, बिल्कुल, तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। जी। और जैसे मैंने कहा कि मेरा भारत महान है, नहीं है, पर ये दोष मेरा है, भारत की जनता ही इसको ठीक करा सकती है, बिल्कुल, और कोई देश से नहीं आएगा। ब्रिटेन को हमने निकाल दिया, जी। अमेरिका शायद करने को तैयार होगा, हमें अमेरिका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जी। तो भारत के लोग ही इसको ठीक कर सकते हैं, इस व्यवस्था को। अर्ली डेज है, पहले 5-7 साल आरटीआई ब्यूटीफुली चला, फिर कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है, पावर जिनके हाथ में है, क्योंकि सब, जैसे मैंने कहा, ये चाहते हैं, सब कहते हैं आपको ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है, मुझे नहीं। दूसरों में दोष देखूंगा मैं, क्या आपको ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है? जी। मैं तो ज़रूरत नहीं है, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब वाइट वॉश हूँ। हाँ। तो ये फीलिंग धीरे धीरे कम होगी। ये एक जर्नी है। इस जर्नी में अगर हम इस कानून को कारगर कर सकें प्रॉपरली, अभी करीब एस्टिमेट्स के हिसाब से 60 लाख से 1 करोड़ के बीच आरटीआई एप्लीकेशंस हर साल हो रही हैं, ओके, ऑल ओवर द कंट्री। 60 lakhs टू 1 करोड़ टू 1 करोड़ इतने ज़्यादा एक साल में, एक साल में हो रही है। दैट्स अ ह्यूज। लोगों में इसकी बेदारी फैल रही है। हाँ जी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती वक्त देने के लिए, और इस अहम मौजू को इतनी तफसील से, इतनी डेप्थ से कवर करने के लिए। हो सकता है हमारे व्यूअर्स को पता ही ना हो कि उनका हक क्या था। वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन जिस तरह से हमने इब्तिदाई गुफ्तगू में भी कहा था कि हमें इसे प्रैक्टिस करने के लिए आरटीआई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी सर, थैंक यू सो मच। और आपका कीमती वक्त जो है आपने दिया, और आपने इतनी तकलीफ़ उठाई, ज़हमत उठाई यहाँ तक आने के लिए, और हमारी जनता तक हमारे इस बहुत ही खुसूसी टॉपिक को जो है हमारे साथ रखने के लिए, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में रखने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एंड होपिंग एवरीवन टेक्स दिस अप, और अगर ठीक नहीं है भारत तो आपका दोष है। तो नाजरीन, जैसे कि आपने आज हमारे इस प्रोग्राम की गुफ्तगू सुनी, आपने यहाँ पर जो है आरटीआई से मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश की। हमारी भी बस यही कोशिश थी कि हम आपको आपके ही हुकूक से रूशनास करवाएं, क्योंकि जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, हमारे पास एक्ट बहुत सारे हैं, लॉज बहुत सारे हैं। खुद आपको इन्हें एम्पावर करने के लिए ज़रूरी नहीं कि किसी एडवोकेट की ज़रूरत हो या किसी ख़ास इंसान की। आप खुद भी बहुत ख़ास हैं, और अगर आप चाहें तो आप अपने आसपास के माहौल को, एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। अगर तकलीफ़ है तो इसके लिए आप ही को एक चेंज लाना है, आप ही को इसका रास्ता बनाना है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने और अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अपने फीडबैक्स हमें देते रहें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।